आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं। आप जानते हैं, इन दिनों लद्दाख के अंदर मुख्तलिफ इवेंट्स लगातार जारी है। खासकर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की बात करें, नीट 2021 कारगिल की बात करें, या और भी इवेंट्स की बात करें, विंटर के महीने में बड़े पैमाने पे इवेंट्स हो रहे हैं। और बहुत सारे और भी जो इश्यूज हैं, उन सारे इश्यूज पे हमारे साथ बात करने के लिए आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख जमयंग सिरिंग नमग्याल साहब हैं। और एमपी साहब से हम मुख्तलिफ और भी पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करेंगे और साथ साथ विंटर टूरिज्म के हवाले से बात करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से विंटर टूरिज्म के हवाले से लद्दाख के अंदर इस बार बड़े पैमाने पे बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, और आज नीट 2021 जो कारगिल के अंदर बड़े पैमाने पर लगातार जारी है, और आज यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्रहलाद सिंह पटेल खुद यहाँ पे आए और नेशनल टूरिज्म डे मनाया। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कारगिल में कितना पोटेंशियल है विंटर टूरिज्म के हवाले से, कितना आगे जा सकता है? मैं सबसे पहले कारगिल वालों को बधाई देना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा इस सक्सेसफुल डे के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़े अचीवमेंट मैं इसको मानता हूँ। क्योंकि कारगिल में, और वो भी नेशनल टूरिज्म डे पे, नेशनल लेवल के जो लीडर्स, यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर को खुद हमने यहाँ ला के कारगिल में नेशनल इवेंट ऑफ एडवेंचर टूरिज्म का जो फंक्शन यहाँ पे आयोजित किया। और इसके ज़रिए हम पूरे देश दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि कारगिल क्या चीज़ है, यहाँ कितना पोटेंशियल है। एक तो हुआ पूरे कारगिल का एक पोटेंशियल क्या है, दूसरा हुआ कारगिल के अलग अलग खित्ते का पॉकेट्स का क्या पोटेंशियल है, चाहे वो रूरल टूरिज्म के नाम से हो, हाई एल्टीट्यूड एथलेट्स के नाम से हो, या यहाँ के जो विंटर स्पोर्ट्स के नाम से हो, जिसमें आइस हॉकी आता है, स्नो स्की आता है, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हम क्या ऑफर कर सकते हैं। तो और कारगिल के जो पुरखी कल्चर को लेके, यहाँ से आप आगे जाएंगे तो सांकू का अलग एक पोटेंशियल है, करसे चंबा है वहाँ पे, अच्छा सोद इलाके में एक चंबा है, फिर वहाँ से बटालिक सेक्टर में अलग एक बॉर्डर टूरिज्म का कंसेप्ट हो सकता है। द्रास आप देखिए तो एक बर्फीला क्षेत्र है, वहाँ पे विंटर स्पोर्ट बढ़िया तरीके से हो सकता है। हॉर्स पोलो बहुत मशहूर होते हैं वहाँ पे, ट्रेडिशनल आर्चरी हो सकते हैं। अच्छा शकर चिकतान में आप बहुत सारे उसमें खूबियाँ हैं। तो ये सारा जो है, अमानी फेस्टिवल होते हैं कारगिल में रिसेंटली हुआ था, ये सारा जो है एक नेशनल मैप पे लाके, टूरिज्म के कैलेंडर पे लाके पूरे देश दुनिया को हमें बताना चाहिए। और यही हम कोशिश कर रहे हैं कि लद्दाख टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो है ही है, एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक लिमिटेड सीजन के लिए है। हम इस सीजन को बढ़ा के 12 महीना यहाँ पे टूरिज्म चलते रहे। एक दूसरा, क्वालिटी टूरिज्म हो, क्वांटिटी टूरिज्म ना हो। तीसरा, रूरल टूरिज्म बढ़े ताकि हर यहाँ के बाशिंदा जो है टूरिज्म से कमाई करे, उनका इनकम हो, ना कि एक 5 स्टार होटल यहाँ आके उसका मोनोपोली क्रिएट हो। ये हम सबको क्लियर कर माइंड में डाल देना चाहिए। और इस फ्रजाइल इकोसिस्टम के अनुसार अनुकूल क्या टूरिज्म का पोटेंशियल हो सकता है, ये सारा हमें प्रमोट करना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात ये है, जितना भी लद्दाख में टूरिज्म आते हैं, कारगिल जो है एक ट्रांजिट कैंप की तरह ये यूज होते हैं, उससे थोड़ा बहुत कमा लेते हैं हमारे लोग। लेह से श्रीनगर जाते हो, श्रीनगर से लेह जाते हो, या जंस्कार से आना जाना लगे हो, तो 1-2 नाइट कारगिल स्टे करते हैं। न कि कारगिल का जो पोटेंशियल एक्सप्लोर करके कारगिल का 7 दिन का, 15 दिन का, महीने का, 2 महीने का टूरिज्म का यहाँ स्टे करे, उसके लिए हमें बहुत सारी इस तरह से एक्टिविटीज करना होगा। वो हम कोशिश कर रहा है। तो एक ऐसे एक्टिविटीज करेंगे तो देश दुनिया के टूरिज्म मैप में कारगिल जो है एक वार जोन के नाम से नहीं है, एक जंग इलाके के नाम से नहीं, कारगिल एक शांति इलाके के नाम से, जो ये रिच कल्चरल एथनिसिटी है, यहाँ की आइडेंटिटी है, वो बारपुर आगे आए। तो ये हम सबका कोशिश है। सर, जिस तरह से आपने पोटेंशियल की बात की, बहुत पोटेंशियल है कारगिल में, खासकर विंटर टूरिज्म की बात करें या समर टूरिज्म की बात करें। लेकिन एक अहम चीज़ जिसके लिए कारगिल के अवाम पिछले लंबे वक्त से डिमांड कर रहे हैं, खासकर एयर कनेक्टिविटी को लेके, और क्या आप कहना चाहेंगे, आपकी सरकार भी आई और बहुत बार आश्वासन, अभी लगातार आश्वासन पे आश्वासन देते आ रहे हैं कि एयर कनेक्टिविटी लोगों के लिए मुहैया किया जाएगा। आखिर कब कारगिल के अवाम को एयर कनेक्टिविटी के हवाले से सुविधा मिल सकता है? जब तक एयर कनेक्टिविटी नहीं होगा, कारगिल नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे टूरिज्म के हवाले से आगे नहीं बढ़ सकता। पहले के बहुत सारे सरकारें आए, पहले के सरकारों ने क्या किया, मैं उसका आलोचना करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, लेकिन हमारे सरकार आने के बाद एक कोशिश ज़रूर हुआ है, ये आप सब जानते हैं। हमने कोशिश किया कारगिल के एयरपोर्ट को एक्सपेंड करने के लिए, जो हमने कारगिल वालों के साथ वादा किया है, उसके लिए हमने प्रपोजल डाला, उसके लिए हमने इसका सर्वे करने के लिए एक इंटरनेशनल कंपनी को हमने पैसा भी दे रखे हैं। लेकिन यहाँ पे जो टेक्निकल फिजिबिलिटी नहीं मिलने के कारण से आगे पहाड़ है, पीछे खाई, आप सब जानते हैं, रनवे शोर्ट है, तो रनवे
को बिल्कुल या तो अलाइनमेंट बदलना पड़ेगा या तो एक नया एयरपोर्ट का प्रपोजल यहाँ से जाना पड़ेगा, तो वो सारा जो है अंडर प्रोसेस है, लेकिन उसके लिए तो अभी सालों टाइम लगेगा। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा नहीं कि उसको टाइम लगेगा तो हम कुछ नहीं करें, ऐसा नहीं। जो अभी हमारे पास जो शॉर्ट रनवे है, जो इस पे हम क्या कर सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए रिसेंटली आप सब जानते हैं आज से 1 महीने पहले मैं जो स्पाइस जेट के जो सीईओ अजय सिंह जी से भी मेरे बात हुआ, मैंने मैसेज किया, मैंने मेल किया, प्रपोजल डाला कि भाई स्पाइस जेट ले में आया तो कारगिल में भी आना चाहिए। यहाँ के लोग जो है केवल सिविलियन के सुविधा के लिए नहीं बल्कि टूरिज्म को यहाँ लाना चाहिए। लेकिन उन्होंने पहले शुरू में बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने यहाँ पे जो सर्वे करना था वो सारा उन्होंने इंटरनेट के जरिए किया है, मैंने भी उनको सारा रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दिया। लेकिन एक कमर्शियल वायबिलिटी ना होने के कारण से, ट्रैफिक हेवी ना होने के कारण से जो गैप फंडिंग होते हैं उसको थोड़ा हेजिटेट कर रहा था। आज मुझे खुशी हुआ पूरे कारगिल के वासियों की ओर से, यहाँ हमारे टूरिज्म मिनिस्टर कारगिल तशरीफ लाए, उनके सामने आप सबके सामने हमने टूरिज्म मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट किया जो गैप फंडिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिज्म मिनिस्ट्री के थ्रू भराए, तब जाके टूरिज्म का भी यहाँ प्रमोट हो। साथ ही साथ कारगिल के जो बशिंदा है, चाहे वो हेल्थ पर्पस के लिए हो, एजुकेशन पर्पस के लिए हो, पिलग्रिमेज पर्पस के लिए हो, लोगों को वो सहूलियत ये प्राप्त हो। तो इस दिशा में हम लगे हुए काम कर रहे हैं। तो कब तक आप लोगों से कुछ एश्योरेंस आप कुछ देना चाहेंगे एयर कनेक्टिविटी? मेरा कोशिश है जितना हो सके जल्दी से जल्दी स्पाइस जेट से अभी बात चल रही है। आज माननीय मंत्री जी ने, टूरिज्म मिनिस्टर ने हमें ये एश्योरेंस दिया कि टूरिज्म मिनिस्टर इसका गैप फंडिंग का वो करेंगे। तो जाके अब मैं यहाँ से दिल्ली जाके फिर मैं स्पाइस जेट से बात करने वाला हूँ। एट द सेम टाइम मैंने इंडिगो वालों से भी रिक्वेस्ट किया है, एयर एशिया वालों से भी रिक्वेस्ट किया है। तो ऐसे अलग अलग चैनल को हमें एक्सरसाइज करना पड़ेगा। यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद लद्दाख का जो है रिप्रेजेंटेशन, अगर हम कहें टेप्लो की बात करें, रिपब्लिक डे परेड में पहली बार पार्ट ले रहे हैं जहां पे लद्दाख को दिखाया जाएगा टेप्लो के जरिए। लेकिन टेप्लोस में जिस तरह से लद्दाख को दिखाया गया है उसको लेके कारगिल में जितने भी खासकर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या सोशल एक्टिविस्ट की बात करें, उनमें कंसर्न्स हैं। उनका मानना है कि जो लद्दाख है उसको नहीं दिखाया गया है। जनरली जो है एक सेक्टर ऑफ द सोसाइटी है लद्दाख में, उनको इग्नोर किया गया है। इस पे आपका? मैं एक दो बातें ज़रूर कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं कारगिल के सेंटीमेंट को रिस्पेक्ट करता हूँ, आदर करता हूँ। ज़ाहिर से बात है जब खित्ते लद्दाख का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो उसमें क्योंकि हमारा सरकार का ही नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उस मोटो को आगे लेके सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मैं इस सेंटीमेंट को रिस्पेक्ट करता हूँ। पहली बात, जब लास्ट ईयर 2019 के 5-6 अगस्त को यूनियन टेरिटरी बना, उसके बाद 2020 के 26 जनवरी में जब वहाँ पे टेब्लू प्रेजेंट हो रहा था, तब हमने कोशिश की कि भाई लद्दाख का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। उन दिनों शायद लास्ट डेट हो चुके थे, तो मैंने गृह मंत्री जी से भी बात किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से, तो वहाँ सिलेक्शन कमेटी होते हैं उनसे भी बात किया, तो मुझे बताया गया कि इस बार जो है लेट हो चुका है, नेक्स्ट टाइम लद्दाख का श्योर करेंगे। तो मुझे खुशी है इस बार लद्दाख का जो है रिप्रेजेंटेशन वहाँ हो रहा है, ये अच्छी बात है। अब इसमें ऑब्वियसली कमी पेशी रहे होंगे, लेकिन इसमें मैं ये साफ शब्दों में कहना चाहूँगा, यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर लेवल पे, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लेवल पे कोई कमी कसर नहीं छोड़ी है। सब ने जो है यहाँ से दोनों डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कम्युनिटी से, जितने भी यहाँ के एथनिसिटी है, सबका रिप्रेजेंटेशन डाल के प्रपोजल डाला है। अब इसका एक प्रोसीजर होता है, एक सिलेक्शन कमेटी होते हैं, टेब्लू सिलेक्शन कमेटी होते हैं। वो कमेटी जो है दिल्ली में बैठ के डिसीजन करते हैं, क्योंकि कमेटी का जिम्मेवार ये नहीं होता है कि पॉलिटिकल या कल्चरल रिप्रेजेंटेशन हो। कमेटी का जिम्मेवार होते हैं कि 26 जनवरी को किस तरह देश दुनिया में खूबसूरत बनाया जा सके। अब उस खूबसूरत में जो अनेकता में एकता हो, उसमें सबका वो हो, ये जाहिर सी बात है। हाँ, ये जाहिर सी बात है। लेकिन उस कमेटी में जब सेलेक्ट हुआ, मुझे क्लियर मालूम है कारगिल डिस्ट्रिक्ट से हमारे कल्चर एकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे नजीर जी भी उस कमेटी में वहां थे। तो जो भी वहां पे फैसला हुआ आपके कारगिल के नुमाइंदे की मौजूदगी में हुआ। ये बात क्लियर जाना चाहिए, ना कि इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनना चाहिए। इसलिए मैं क्लियर कट कह रहा हूँ। नुमाइंदगी कर रहे थे कारगिल के जो आप नजीर साहब से भी पूछ सकते थे, नजीर साहब भी उधर ही थे जिस दिन ये डिसीजन हो रहा था। और मेरे जानकारी में बाद में आया, नजीर जी जो है यहाँ की चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फिरोज खान साहब के फोन पे कांटेक्ट में भी थे, तो फिरोज खान साहब की भी जानकारी में ये ऑलरेडी थे। मुझे दुखी इस बात की हुआ, अब लास्ट डेट हो चुका था, तब जाके इसको पॉलिटिकल इश्यू बना रहे, अलग अलग इसको कलर दे रहे हैं, कम्युनल कलर दे रहे हैं या जो भी दे रहे हैं।
अगर ये वेल इन टाइम अगर नजीर जी मुझे बता देता, साहब इसमें तो हाफ रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, आपका इंटरवेंशन चाहिए, मुझे बता देता, मैं इसको पूरा आगे तक बात कर सकता था। अब लास्ट डेट हो चुका है, फुल ड्रेस रिहर्सल हो चुका है, तब जाके यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंडा शुरू कर रहा है। तो आप बताइए इस टाइम पे मैं क्या कर सकता हूँ? कमेटी 26 जनवरी है, जो कमेटी है जो डिसीजन लेता है, कहीं ना कहीं उनकी कमी है, उन्होंने लद्दाख को नहीं समझा अब है। उनका क्या दृष्टि है वो अलग बात है, मैं उनके बिहाफ पे कमेंट नहीं कर सकता। आप क्या समझ सकते उनका भी अपना एक एक्सपर्टीज होगा, विजन होगा, लेकिन हम जो फील कर रहा है ग्राउंड पे जो रिप्रेजेंटेशन जा रहा है, तो करगिल का जब वहां नुमाइंदा है हमारे कल्चर, मैं दोबारा कह रहा हूँ कल्चर एकेडमी के नजीर जी वहां है, तो वो मुझे बताना चाहिए था सर इसमें तो यह हाफ रिप्रेजेंटेशन होता है। तो मेरा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है खित्ते लद्दाख का पूरा रिप्रेजेंटेशन उसमें जाए। मैं बात कर सकता था, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब तक बात कर सकता था, लेकिन एंड मौके पे कल 13-20-24 तारीख को इसको सोशल मीडिया में उछाल के यहाँ लंबा चौड़ा जो भाषण चल रहा है इसको राजनीतिक रूप दे रहा है या जो भी कलर दे रहा है, या तो वेल इन टाइम आपके नजीर जी आपके चेयरमैन साहब मुझे बता देता, मैं इसको करेक्ट करवाता। तो लेकिन लोगों तक जब वहां पे शो किया गया तब शायद लोगों तक ऑब्वियसली शो किया तब किया, लेकिन यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव तो वहां थे ना, चेयरमैन साहब के नॉलेज में तो उस दिन से थे ना, तो चेयरमैन साहब क्यों चुप बैठे, क्यों इसको यहां तक इंतजार किया? मुझे बोल देता ठीक है, चेयरमैन साहब एक चिट्ठी लिख देता, अगर उनको पार्टी अलग होने के कारण से कोई दुविधा हो तो सीधा एक चिट्ठी लिख देता, अदरवाइज मुझे बोल देता सेंटर में मैं हर चीज में इंटरवेन करता हूं, तो इसका एक वो हो सकता था। लेकिन आज मैं क्लियर कट कहना चाहता हूं, आज 25 तारीख है, आज रातों रात तो ये हम नहीं बदल सकते हैं, तो कल तो 26 तारीख है, फुल डे रिहर्सल हो चुका है, अब आप बताइए हम क्या कर सकते हैं? तो ये जो है इसको कोई पॉलिटिकल कलर कोई कम्युनल कलर दे के इसको उछालना नहीं चाहिए, जो खामियां हमारे से भी हुआ उसको भी हमें मान लेना चाहिए। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हम पूरे खित्ते लद्दाख के अलग अलग ट्राइब्स के अलग अलग कल्चरल को लेके हम प्राइड फील करते हैं, लेकिन मुझे आज बहुत दुख हुआ इस इवेंट में। मैंने एक्सपेक्ट किया नेशनल लेवल के टूरिज्म मिनिस्टर आया, नेशनल लेवल के मीडिया आया, पुरखी कल्चर का यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए था। कहाँ है पुरखी कल्चर? किसी एक करगिल के इंपॉर्टेंट बंदे ने ड्रेस नहीं डाला है पुरखी के। हम कहते हैं कि भाई हमारे आर्यन के पास ब्रोकपा कल्चर है, नुब्रा का है, चंगपा कल्चर है, जंस्कार का है, ले का है, शाम का है, सांकू का है, द्रास का शिन्ना है, दर्दी है, करगिल का पुरखी है। तो आपके नजर में आज पुरखी आया? आज की इस नेशनल लेवल की इवेंट में पुरखी का कल्चर का कोई जिक्र ही नहीं है। मैं कहता हूं कुछ चीजें हमें सरकार से मांग करना होता है, कुछ चीजें हमें खुद करना होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोकल इश्यूज पे हम बात करेंगे। इससे पहले विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2021 और यूथ फेस्टिवल जो ज़ांस्कार में हुआ उस वाले से आपसे जानना चाहेंगे। सर पहली बार ज़ांस्कार जो कि ज़िले कारगिल का एक और दूर दराज इलाका, वहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ और वहाँ पे मुख्तलिफ इवेंट्स हुआ, क्या मकसद था और आने वाले वक्त में किस तरह की और कोशिशें रहेंगी इस तरह की इवेंट कारगिल में और भी दूसरे दूर इलाकों में करने की? हमारा विजन क्लियर है। पहले तो मैंने कहा कि टूरिज्म लद्दाख में 1-2 महीने के लिए ना रहे, पूरे 12 महीना चले। 12 महीना टूरिज्म चलाने के लिए हमें बहुत सारी एक्टिविटीज ऑफर करना होगा। साथ ही साथ केवल टूरिज्म से कमाई तक सीमित ना रह के हमारे यंग जनरेशन को आगे बढ़ने के लिए एक स्पोर्ट्स फील्ड में प्लेटफॉर्म देना चाहिए। और हमारे लिए मौजूद यही है कि विंटर स्पोर्ट एंड हाई एल्टीट्यूड, ये दो हमारे पास जो पोटेंशियल है इसको हम आगे लेके जाना चाहते हैं। अब विंटर स्पोर्ट में हमने ज़ंस्कार से शुरू किया क्योंकि दुनिया जानते हैं कि ज़ंस्कार डिजर्व्स, कोई नकार नहीं सकते, चाहे लेह के एडमिनिस्ट्रेशन हो, कारगिल के एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी काउंसलर हो, कोई भी काउंसिल हो, कोई नकार नहीं सकते हैं कि ज़ंस्कार एक बैकवर्ड एरिया रहा है ना, ज़ंस्कार को विकास की जरूरत है, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं। एंड सेकंड थिंग, ज़ंस्कार में जितना बर्फ गिरता है, द्रास में जितना बर्फ गिरता है, वो लद्दाख की किसी भी जगह पे नहीं गिरता, ये मान लेना चाहिए। तो उस पोटेंशियल को देख के ज़ंस्कार से हमने शुरू किया है। आने वाले सालों में मैंने आज के यहाँ स्टेज से भी बोला, शिंकुनला से लेके जोजिला तक के इस बीच में जितना भी हमारा इलाका आते हैं पूरा बर्फीला इलाका है, तो ये सब में अलग अलग जगहों पे अलग अलग एक्टिविटीज हो। ज़ंस्कार का इस बार 13 दिन का प्रोग्राम है, नेक्स्ट ईयर ये मिनिमम 2 महीने का प्रोग्राम बनेगा। ज़ंस्कार में इस साल अचानक प्रोग्राम बनाना हुआ, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, तो आने वाले सालों में ये इवेंट 6 महीने पहले डिक्लेयर हो जाएगा, तो एक फिक्स कैलेंडर बनेगा। इंटरनेशनल टूरिस्ट जितना भी आना चाहे तो 6 महीने पहले उसका एक कैलेंडर फिक्स मिलेगा, वो बुक कर पाएंगे। तो केवल वो ज़ंस्कार में नहीं होगा, ज़ंस्कार के साथ साथ रंगदूम से लेके, परखाचिक से लेके, सुरुसांकू से लेके द्रास तक जाएगा और अलग अलग जगह पे अलग अलग इवेंट होगा, ये मैं आश्वासन देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ जिस तरह से विंटर टूरिज्म की बात करें, विंटर स्पोर्ट्स की बात करें, इसमें काफ़ी पोटेंशियल
लद्दाख के अंदर है और खासकर कारगिल की बात करें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल देखा जाता है। इससे पहले एक बयान मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज नितिन गडकरी जी ने भी एक बयान दिया कि मटाइन से लेके जोजिला तक को दाऊस वाला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। उस पर भी आपका एक टेक लेना चाहूँगा। मैं मंत्री जी के विजन को सल्यूट करता हूं। ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा, नीचे से टनल के नीचे से रोड जा रहा है और ऊपर टूरिज्म का एक अट्रैक्शन पॉइंट बन रहा है। अब ये अलग बात है कि फिर वहां पे होटल वाला बाहर वाला आएगा, अंदर वाला बैठेगा, 5 स्टार बैठेगा, 3 स्टार बैठेगा, है ना, जुजिला के उस तरफ श्रीनगर के जुरिस्डिक्शन में आएगा, इस तरफ कारगिल के जुरिस्डिक्शन में आएगा, वो सारा बैठ के बात करने वाली चीज है। लेकिन केंद्र सेंट्रल लेवल के एक मिनिस्टर नितिन गडकरी जी वैसे भी विजनरी मंत्री मानते हैं, तो नितिन गडकरी जी का इस विजन को मैं सल्यूट करता हूं। बाकी मैं दिल्ली जाके उनके साथ बैठ के इस विजन पे आगे विस्तार से चर्चा करूंगा। लोकल इश्यूज पे अगर हम बात करते हैं, खासकर यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद जिस तरह से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की बात करें, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के हवाले से बहुत सारे बातें वो देखने को मिलता है, लेकिन दूसरी जानिब अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, अनएम्प्लॉयड जो यूथ हैं इस वक्त काफ़ी उनके कंसर्न्स हैं। उनका मानना है कि जॉब के लिए उनको बिल्कुल जॉब अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले आपने यूथ को और खासकर इससे पहले कहा है कि बहुत सारे जॉब्स जो है लद्दाख के लिए निकलने वाले हैं, लेकिन अभी भी लोग और यूथ इंतजार कर रहे हैं। एक चीज मैं क्लियर कर ये कहना चाहूंगा, ले काउंसिल से इलेक्शन से पहले 2-3 महीने पहले जब इलेक्शन नहीं था तब हमने कमिटमेंट दिया, आज भी उसी कमिटमेंट पे हम स्टैंड है। तब का मेरे पास डेटा है, 6431 पोस्ट जो है दोनों ले कारगिल पूरे खित्ते लद्दाख में वैकेंट पड़ा है। वैकेंट है, वो क्रिएशन की जरूरत नहीं है, पोस्टर ऑलरेडी अवेलेबल, सिर्फ भर्ती करने की जरूरत है। तो वो भर्ती इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास अभी जो हम कहते हैं ना कि लद्दाख का जितना भी ये रिसोर्सेज है वो लद्दाख वालों को ही मिलना चाहिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे पास जॉब का अपॉर्चुनिटी कम रहता है, उसमें बाहर वाले आ जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो इस बात को हम ध्यान में रखते हुए इसको हम किस तरह सिक्योर कर सकते हैं, तो इस सिक्योर कर सकते हैं। सिक्योर नहीं करके अगर हम इसको एडवर्टाइज करें तो बाहर वाले सारे बाहर जाएंगे, जिसके हम बिल्कुल खिलाफ है, नहीं होना चाहिए। तो लद्दाख वालों को लद्दाख के जॉब मिलने के लिए हमें एक रिजर्वेशन चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो रिजर्वेशन डोमिसाइल के शेप में देखा, जम्मू को दे दिया, कश्मीर को दे दिया। अब लद्दाख को जब देना चाहा तो हमारे कुछ लोगों ने उसको बोला कि हम इस डोमिसाइल नहीं चाहिए। मैं अभी भी कंफ्यूज में हूं, जिन लोगों ने वो लद्दाख का डोमिसाइल नोटिफाइड ही नहीं हुआ, लद्दाख का डोमिसाइल का एक वर्ड नहीं देखा तो अंधाधुंध रिजेक्ट कर दिया। ठीक, पहले देखना चाहिए था, तो उसमें कमी पीशी हो तो हमें बताना चाहिए, सरकार उस पर पूरा संज्ञान लेंगे, सरकार उस पर काम करेंगे। अब ठीक है, डोमिसाइल रिजेक्ट किया तो किया, लेकिन 6 शेड्यूल कब मिलेंगे नहीं पता, मिलना है कि नहीं मिलना है, वो कब मिलना है वो भी नहीं पता, तो क्या तब तक हम जॉब नहीं देंगे। तो ये बीच में रिजर्वेशन रूल ना होने के कारण से, एसटी एससी वाला रिजर्वेशन तो होगा, लेकिन रीजनल रिजर्वेशन ना होने के कारण से हम अपने जॉब को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट पे अभी फंसे हुए। आखिर स्क्योर की अगर हम सर बात कर रहे हैं तो स्क्योर ये टेक्निकल चीजें हैं, यूथ को तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो स्क्योर आखिर कब होगा, लेकिन तब तक जो बहुत सारे यूथ हैं उनका तो एज भी निकल रहे हैं। मुझे इस बात की चिंता है, मैंने खुद माननीय गृह मंत्री जी, माननीय वहाँ के हमारे प्रधानमंत्री जी, होम सेक्रेटरी साहब, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर, सबको मैंने सेंसिटाइज किया है, भाई कुछ करो। हमारे यूथ का डे बाय डे एज ओवर हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ जॉब तो वही रहेगा, पहले भी मैं कह रहा था 6471, आज भी मैं कह रहा हूँ 6471, उससे ज्यादा भी होगा, कुछ इस 2-4 महीने में कुछ का रिटायर भी हुआ होगा, तो 6480-90 भी हुआ होगा। अब नंबर ऑफ पोस्ट तो बढ़ रहा है, लेकिन एज लिमिट जो है दिन पर दिन घट रहा है, एज ओवर हो रहा है। इस बात की चिंता करते हुए हमने अभी भी रिक्वेस्ट किया, लास्ट टाइम मेरे होम मिनिस्टर साहब से मिलना हुआ तब भी मैंने रिक्वेस्ट किया, ठीक है आप डोमिसाइल आप इंप्लीमेंट नहीं करना है तो अलग बात है, 6 शेड्यूल कब देना है वो अलग बात है, लेकिन इन बिटवीन क्या रास्ता हो सकता है, एक रास्ता निकाल के इसका सोल्यूशन तुरंत दे देना चाहिए, ऐसा हमने होम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट किया है। और मुझे पूरा विश्वास है इसी आने वाले महीना भी नहीं लगना चाहिए, इसी वाले कुछ दिनों में इसका सोल्यूशन होके हमारे बच्चों के हाथ में नौकरी हो जाना चाहिए। और दूसरी चीज सर, आउटसोर्सिंग को लेकर काफी इशू लद्दाख के अंदर देखने का जो है ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है और ये लॉन्ग रन के लिए रहना भी नहीं है। अब बीच में अभी वाले की वजह से आउटसोर्सिंग भी हो रहा है, रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा है, डोमिसाइल आपने रिजेक्ट कर दिया, 6 शेड्यूल का बने नहीं पता है, इन बिटवीन हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी चलाना है, हमें जेईस की जरूरत है, तो ये गैप को भी हमने फिलअप करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 11,000 करोड़ दिया, हम खर्च नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन में स्टाफ नहीं है। तो ये
सिर्फ टेम्परेरी अरेंजमेंट के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो है ये भरपाई करके एडमिनिस्ट्रेशन फिलहाल चला रहा है। लेकिन जब से ये एडवर्टाइज आना शुरू होगा, जरूरी नहीं है कि आउटसोर्सिंग में जिन लोगों को लगा उनको ही लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। सबके लिए इक्वल रिटर्न टेस्ट होगा, तो रिटर्न टेस्ट के थ्रू सबको नौकरी मिलेगा और आउटसोर्सिंग जो है खत्म किया जाएगा। चलिए, तो जिस तरह से आपने सिक्स शेड्यूल की बात की, जिस तरह से हमने बहुत पहले देखा कि मूवमेंट्स लद्दाख के अंदर मुख्तलिफ सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से बहुत सारे मूवमेंट चलाया गया, खासकर लद्दाख की यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी को बचाने के लिए। लेह में एपेक्स बॉडी की जानिब से सिक्स शेड्यूल की मांग की, और कारगिल में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से स्टेटहुड लद्दाख को और रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। लेकिन कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में भारतीय जनता पार्टी का शमूलियत नहीं था, एपेक्स बॉडी में भारतीय जनता पार्टी का शमूलियत था, और एपेक्स बॉडी ने कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ भी बातचीत करके आने वाले वक्त में रीजनल लेवल पर राय हल किस तरह से ढूंढने का उसके लिए बातचीत की। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जिस तरह से अभी रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड और लद्दाख को स्टेट की मांग कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की शमूलियत इसमें क्यों नहीं है? सिक्स शेड्यूल और एपेक्स बॉडी पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये बात जो है होम मिनिस्टर तक पहुँच चुके हैं, मीटिंग भी हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई स्टेटमेंट करके कुछ इसमें वो आवश्यकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बात वहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो उसमें हमने भी उसको सपोर्ट करके वहाँ तक लेके गया है। अब कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और दूसरा, ये कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा होकर गुपकर गैंग के साथ जाके 370 रिस्टोरेशन के बाद जो कर रहा है, अब ठीक है, स्टेटहुड के बाद आप कर सकते हैं, वो पॉसिबल है, मैं नहीं कहता हूं कि नहीं पॉसिबल है, लेकिन 370 आपको मिलने वाला नहीं है, ये खुद लोग भी जानते हैं। लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों के सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ करने के लिए ये जो है एक पॉलिटिकल नारा चला रहा है, ये बात क्लियर कट समझ में आना चाहिए। आज पूरे करगिल के यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ एग्जीक्यूटिव साहब ने, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर खुद ने टूरिज्म मिनिस्टर के सामने स्टेटमेंट दिया, यूटी बनने के बाद बहुत अच्छा विकास हो रहा है, बोला कि नहीं बोला, मीडिया के सामने बोला। जब यूटी बनने के बाद बहुत अच्छा विकास हो रहा है, पैसा आ रहा है, कोई कमी नहीं है, तो 370 क्यों चाहिए आपको? अब 370 इसलिए चाहिए कि वहां फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब और कुछ लोगों ने वहां पे जो मनमर्जी किया, और यहां भी उसी पार्टी के, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, कमर अली आखोन साहब, मैं तो हैरान हो रहा हूं कि करगिल में बहुत ईमानदार नेता मानते हैं उसको, मैं नहीं मानता हूं। मैं इसलिए नहीं मानता हूं, आज भी गवर्नमेंट क्वार्टर में फ्री में बैठा है, ना वो एमएलए है, ना वो एमएलसी है, ना काउंसलर है, ना सीईसी है, अभी भी सर्किट हाउस में एक कमरा पकड़ के बैठा है, तो कैसे ईमानदार बनेंगे? इसलिए 370 चाहिए क्या? और मेरे जानकारी में यहाँ पे और एक पहले एक्स एमएलसी था, क्या था, एक आगा साहब का जो है लड़का, अभी भी गवर्नमेंट क्वार्टर पकड़ के बैठे है, क्या है वो? मैं पूछना चाहता हूं क्या है? मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करना चाहता हूं, यहां जिस साल से, मेरे ख्याल से 17-18 साल से गवर्नमेंट क्वार्टर पकड़ के यहां बैठे हैं, पूरे 17-18 साल का इनको बिल दे के अभी तुरंत उनको बाहर निकाल दे। बाहर से इतने सारे, मुझे पता है यहाँ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बैठा है, उनके क्वार्टर कोई और बैठा है, अब उनके क्वार्टर उनको मिलना चाहिए। हम बोलते हैं कि भाई एम्प्लॉयज काम नहीं करते, एम्प्लॉयज कैसे काम करेंगे, उनको सुविधा ही नहीं मिल रहा है, तो किस लिए आपको 370 वापस चाहिए? इस तरह गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को मिसयूज करने के लिए आपको चाहिए? इनका मानना है कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन है खत्म हो गया है, और पहले से अगर हम कारगिल की बात करें, पहले से मेजॉरिटी जो कारगिल में लोग हैं वो उन्होंने यूनियन टेरिटरी स्टेटस का खिलाफ किया है। ये लोगों का रिप्रेजेंटेशन खत्म नहीं हुआ है, कुछ लोगों का कुर्सी खत्म हुआ है, ये दिमाग में डलना चाहिए। एमपी का रिप्रेजेंटेशन लद्दाख से जाते, वो अलग बात है कि लेह वाला जीते, करगिल वाला जीते, जंस्कार वाला जीते, नुब्रा वाला जीते, वो अलग बात है। लद्दाख का एमपी है कि नहीं है? अच्छा, दोनों काउंसिल लद्दाख में है कि नहीं है? काउंसलर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं है? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन हमने बनाया कि नहीं बनाया? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल हमने गठन किया कि नहीं किया? ग्रास रूट लेवल से पंचायत इलेक्शन किया है कि नहीं किया? पहली बार ले करगिल दोनों में म्युनिसिपल कमिटीज में पब्लिक रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है? लेकिन काउंसिल्स एम्पावरमेंट की मांग कर रही है सर। ग्रास रूट से 5 से लेके एमपी तक, एक मोहल्ला से लेके देश के पार्लियामेंट तक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन जा रहा है, तो ये समझना चाहिए 2-4 लोगों का कुर्सी गया, उसका वो चिंता अभी भी हो रहा है। क्या लद्दाख को लेजिस्लेचर होना चाहिए कि नहीं? नहीं, ये अलग पॉलिटिकल विषय, इसमें अलग अलग एक्सपर्ट लोगों का अलग अलग राय हो सकता है। कुछ लोग इसको सही माने में वो मांग सकते हैं, कुछ लोग इसको फिजिबल नहीं भी देख सकता है, वो अलग अलग राजनीति का अलग अलग एजेंडा हो सकता है, और अलग अलग जो राजनीति ना भी हो,
पॉलिटिशियन ना भी हो, ऐसे अलग अलग एक्सपर्ट लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो भी सकता है। लेकिन कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की अगर हम बात करें, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के बाकी सभी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस उसमें इन हैं के बैनर तले। भारतीय जनता पार्टी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि हम पब्लिक को बेवकूफ नहीं बनाना चाहते हैं। हम देश की मोदी सरकार ने जो डिसीजन लिया, कारगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर ने आज खुद बोला विकास हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी इसके साथ है। तो सर इसका मतलब कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस कारगिल को बेवकूफ बना रहा है, एनसी कारगिल को बेवकूफ बना रहा है, आईएसके कारगिल को बेवकूफ बना रहा है, आईकेएमटी कारगिल को बेवकूफ बना रहा है, अंजुमन कारगिल को बेवकूफ बना रहा है। तंजीम को ब्लेम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो 370 रिस्टोरेशन के बात कर रहा है ये बेफुजूल बात है, ये मैं क्लियर कट कहना चाहता हूं, क्योंकि 370 वापस कभी नहीं आने वाला है। 370 हटने के बाद यूनियन मिनिस्टर यहां आके नाइट स्टे करता है, क्या यह विकास का गवाह नहीं है? पहली बार कारगिल में नेशनल इवेंट एडवेंचर टूरिज्म का लेवल का हो रहा है, तो यह कि इस बात की गवाही नहीं है।